तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, तो आज मैं आपके बीच में कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ जियोग्राफी का, भूगोल का। तो चलिए, क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? सभी लोग ध्यान से देखिए। भारत की स्थिति तथा विस्तार। तो आज हम सभी लोग भारत की स्थिति तथा विस्तार के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग बहुत अच्छे से गौर से पढ़ेंगे और सब लोग एक जगह पर बैठकर कॉपी पेन लेकर पढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। हमने लिखा है भारत की स्थिति तथा विस्तार, यानी हमारे भारत देश की स्थिति कैसी है और इसका विस्तार कैसा है। तो हम इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले भारत को समझने से पहले हम अपने ग्लोब को समझते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारा ग्लोब है। तो आपको पता है ग्लोब में जो दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ध्यान से देखेंगे, ग्लोब को जो रेखा, क्षैतिज रेखा बीचों बीच से काटती है, उस रेखा को हम आप बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इसी रेखा का एक नाम और है 0 डिग्री रेखा। इसी रेखा को एक नाम और जानते हैं, विषुवत रेखा। ध्यान से देखेंगे, इतना हो गया। ऊपर भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो भाग बच रहा है, इसको जब आधे भाग से जो डिवाइड करके जाती है, इस रेखा को हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इसके जस्ट नीचे भूमध्य रेखा को जो बीचों बीच से विभाजित करती है, उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ये तो विषुवत रेखा हो गई, जिसे हम 0 डिग्री बोलते हैं। और ये है जो विषुवत रेखा के नीचे रेखा को डिवाइड करती है आधे से, वो होती है मकर रेखा। ध्यान से देखेंगे, कर्क रेखा सबसे ऊपर, बीचों बीच में जो पूरे ग्लोब को बीचों बीच क्षैतिज से अलग करती है 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच में। तो पृथ्वी के बीच में जो रेखा खींची गई है वो भूमध्य रेखा है। और ध्यान रखेंगे, ये सभी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। और नीचे जो इस भाग को आधे से अलग करता है उसको बोलते हैं मकर रेखा। अब ध्यान से देखेंगे, इसको ऊर्ध्वाधर से जो रेखा बीचों बीच से डिवाइड करती है, ऊर्ध्वाधर रेखा, इस रेखा को बोलते हैं देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसी बीच में हमारे इस भारत की स्थिति छुपी हुई है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, भारत की स्थिति तथा विस्तार। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हमारा भारत है तो आप सभी लोग गौर से देखेंगे, हमारे भारत की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, हमारा भारत कहाँ पे हो गया। जब हम भूमध्य रेखा से देखते हैं तो भूमध्य रेखा के भारत किस दिशा में है? ध्यान से देखिए, ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। यानी हमारा भारत देश जो है वो ग्लोब में उत्तरी, कौन सी दिशा में? उत्तरी गोलार्ध में। अगर कोई आपसे पूछे भारत की स्थिति ग्लोब में क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध। यदि यहीं पर आप देशांतर से देखेंगे तो देशांतर के किस दिशा में है? और अभी इससे पहले हम पढ़े थे पूर्व दिशा में। तो उत्तरी पूर्वी दिशा, कौन सी? उत्तरी पूर्वी दिशा में हमारे भारत की स्थिति है। क्लियर हो गया? खास तौर से 9th के बच्चे, 10th के बच्चे अच्छे से ध्यान से देखेंगे और इसको गौर करेंगे और लिखते चलेंगे साथ ही साथ। तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारे भारत की ग्लोब में वास्तविक स्थिति क्या हुई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। लेकिन कभी कभी आपको सीधा सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि हमारे भारत देश की स्थिति क्या है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप उत्तरी करेंगे। यदि पूछा जाता है कि भारत की वास्तविक स्थिति क्या है, तब आप उत्तरी पूर्वी दोनों करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब बात करते हैं हम अपने भारत देश की। अब तो आपको ग्लोब क्लियर हो गया। अब देखेंगे थोड़ा सा हम आपको अपने भारत देश की बातें करने से पहले, सबसे पहले आप इस ग्लोब पे ध्यान रखिएगा अभी, तभी आपको भारत की चीजें क्लियर होगा। एक छोटा सा हम आप मानचित्र बना लेते हैं, और आपको पता है आप बहुत मानचित्र बहुत तेजी के साथ बनाते हैं। समझने के लिए एक छोटा सा मानचित्र हमारे आपके बीच में हम सभी लोग
बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर अभी आपको सिर्फ इतने में ही समझना है, तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है जहां से मैंने जहां से आपको इन रेखाओं को खींचा है, ध्यान से देखिए, इधर मैं पूरा पानी बना दे रहा हूं, यानी इधर पूरा पानी है और यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्या आप बता सकते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है यहाँ पर? चलिए अब ध्यान से देखेंगे, एक इधर भी केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, यहाँ भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ भी इधर भी पूरा पानी है, यानी कहने का मतलब इधर भी पूरा समुद्र है। किस दिशा में हम बात कर रहे हैं? तो ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से हमारे भारत की ग्लोब में स्थिति है, तो ध्यान से देखिए पूरब किधर है? इस तरफ में। ये वाला जो भाग है ये कौन सा दिशा है? पूर्व दिशा। और ये वाला जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो कौन सा भाग है? पश्चिम दिशा। और जो ऊपर वाला भाग है वो है उत्तर दिशा, और जो नीचे वाला भाग है सबसे नीचे वो है दक्षिण दिशा। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो इस तरफ में आपको पूर्वी दिशा में जल दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। और अरब सागर में जो अरब सागर है जिसे हम पश्चिम दिशा में देखते हैं, तो ये देखेंगे अरब सागर में। यदि आपसे पूछा जाए अरब सागर में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप बताएंगे लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की बच्चों राजधानी क्या है? कवरत्ती। दूसरा देखेंगे, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है बंगाल की खाड़ी में, जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। दो केंद्र शासित प्रदेश आपको मिले, एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप और एक अरब सागर में लक्षद्वीप। क्लियर हो गया? अब बात आती है अपने भारत की, तो ध्यान से देखेंगे, इसके दक्षिण वाला भाग जो आपको दिख नहीं रहा है, नीचे बिल्कुल, कहाँ? बंगाल की खाड़ी के और अरब सागर जस्ट बिल्कुल नीचे, तो वहां पर भारत के बिल्कुल दक्षिण दिशा में जो स्थित महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर। अब ध्यान से देखिएगा, जो हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है उसका नाम आखिर हिंद महासागर क्यों दिया गया, ये भी प्रश्न आता है। तो ध्यान से सुनेंगे, हिंद महासागर का नाम इसलिए हिंद महासागर दिया गया भारत के नाम पर, क्योंकि हिंद महासागर में सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो भारत की लगती है, तो इसलिए हिंद महासागर जो ये महासागर है इसका नाम भारत के नाम पर हिंद महासागर रख दिया गया। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम अपने भारत देश की। उत्तर दिशा में जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु, जहां पर आप ध्यान से देखेंगे 0 डिग्री अक्षांश जब ऊपर बढ़ता है, ये 0 डिग्री अक्षांश, और जब ये भारत को स्पर्श करता है, तो भारत को स्पर्श करता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये स्पर्श करता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। और जहाँ पे ये भारत को छोड़ता है वो होता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये बच्चों बहुत अक्षांश और देशांतर पेपर में पूछा जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हुआ, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक चला। अब जो देशांतर की बात करते हैं, वो देशांतर जो शुरू होता है, ध्यान से देखिए, ये देशांतर है और ये देशांतर जस्ट आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, और जैसे ही ये भारत को स्पर्श करेगा तो होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। अक्षांश पे देखेंगे तो ऊपर वाला भाग उत्तरी है, तो इसलिए उत्तरी अक्षांश हुआ, और देशांतर में जब आप देखेंगे राइट हैंड साइड में तो ये पूर्वी है, तो इसलिए पूर्वी देशांतर चलेगा। तो ये पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हुआ और ये खत्म जहाँ पे होता है अरुणाचल प्रदेश में, वो होता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखेंगे, इसमें मैंने बड़ी सारी चीजों को कवर कर दिया। अब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप से लिया गया है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे, अब हम एक इसी का मैप फिर से बनाएंगे।
यही मैप को और आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें बड़ी सारी चीजें लिख गई हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, तो इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, आप इसको समझेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर से अगला नेक्स्ट हम आपको यही चीजें बना के और इसी में समझाते हैं, आपको इसी वीडियो में यही चीजें मिलेगा, बस जस्ट आपको पहले इसको क्लियर करना है। तो भारत का उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हुआ और 37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म हो गया। पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पे शुरू हुआ और 97 डिग्री 25 मिनट पे समाप्त हो गया। ध्यान से देखेंगे, पूर्वी और दक्षिण के बीच में जो सागर है वो बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो सागर है वो अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अरब सागर में जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। तो ठीक है, इसी के बारे में हम अभी और आगे से पढ़ते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि अभी आगे आप पढ़े और फिर से मैं आपको समझाने के लिए इसीलिए फिर से मानचित्र बना दिया हूं ताकि साफ साफ लिखा जाए और आपको समझ में आए। तो ध्यान से देखेंगे, अभी हम पढ़े थे अक्षांश और देशांतर। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हुआ, 37 डिग्री 6 मिनट में खत्म हुआ। उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हुआ और 98 डिग्री 25 मिनट तक चला। ये आप अभी पहले पढ़ चुके हैं। तो अब ध्यान से देखेंगे, अब हम बात करते हैं इसके चारों बिंदुओं की जहां पे अक्षांश और देशांतर शुरू और खत्म होता है। तो ध्यान से देखेंगे, भारत का अक्षांश जहां पर भारत को स्पर्श करता है 8 डिग्री 4 मिनट, इसका जो सबसे दक्षिणी छोर है हमारे भारत का, तो हमारे भारत का सबसे दक्षिणी जो छोर है जिसे हम दक्षिणी बिंदु बोलते हैं वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। यदि हम बात करें सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा काल। क्या है? इंदिरा काल। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लद्दाख से लिया गया है, ठीक है, ध्यान देंगे। यदि पूर्वी बिंदु की बात किया जाए तो पूर्वी बिंदु है किबिथु, और किबिथु कहाँ से लिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यहाँ से लिया गया है। अरुणा को नहीं कहना है, चलना है, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से किबिथु लिया गया है, यानी भारत का पूर्वी बिंदु। और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु जिसे हम गुहार मोती बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुहार मोती। कहीं कहीं सरक्रिक भी आपको मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये गुजरात से लिया गया है। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखेंगे, आपने क्या क्या पढ़ लिया? भारत की दिशाओं को पढ़ लिया, कौन सी दिशा किधर होती है, अरब सागर किधर होता है, बंगाल की खाड़ी किधर होती है। तो इधर होता है बंगाल की खाड़ी, ध्यान से देखेंगे, और इधर होता है अरब सागर। और अरब सागर में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप, और यहीं से इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु लिया गया है। चारों बिंदु पढ़ लिए, लेकिन एक बिंदु कॉमन होता है। कभी कभी आपसे ये पूछता है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो मुख्य भूमि की बात करेंगे तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। ये जो है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। क्लियर? ये भारत का दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि का। कहाँ से लिया गया है? तमिलनाडु से, कन्याकुमारी। और ध्यान देंगे, यदि सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी बिंदु बोला जाता है तो इंदिरा पॉइंट होगा, बंगाल की खाड़ी से लिया गया है। क्लियर हो गया? तो अब ये ध्यान से देखेंगे आप, सबसे पहले भारत के हमारे कितने पड़ोसी देश हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक भी लिखाया था बचपन में भूत। अब ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, यानी हमारे भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कितने पड़ोसी देश? 7 पड़ोसी देश। हर घर में कोई ना कोई पड़ोसी घर होता है आसपास में, और बहुत कोई ऐसा होता है जो परेशान करता है। सेम वो भी पड़ोसी देश हमारा कुछ ऐसे हैं जो हमारे भारत को छिन छिन पर परेशान करते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, बा से हो जाता है बांग्लादेश, ध्यान से देखेंगे, चा से होता है चीन, पा से होता है पाकिस्तान, ना से होता है नेपाल, मा से आप म्यांमार, भू से भूटान, और ता से अफगानिस्तान। कितने हो गए? 7। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। मैंने एक क्रम से लिख दिया। और जो सबसे नंबर 1 पर है, भारत की सबसे ज्यादा सीमा पाक बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश कहाँ पर है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर
ध्यान से देखिए आप सभी लोग, ये देखो इस जगह को जूम भी किया गया है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये इतनी जगह जितना मैं अंडरलाइन किया हूँ, ये क्या है, बांग्लादेश है। भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। कितना लगती है, तो ये भी हम लिख दे रहे हैं 4096 किलोमीटर, इतनी सीमा भारत के साथ लगती है। सबसे लंबी सीमा कौन सा देश साझा करता है भारत के साथ, तो बांग्लादेश। यदि अब बात करते हैं सबसे कम सीमा किसकी लगती है, तो ध्यान से देखेंगे सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान की। किसकी, अफगानिस्तान की। ये सिर्फ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और वो है लद्दाख। ये मात्र 106 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 108 किलोमीटर भी मिलेगा, इतनी ही दूरी ये सीमा साझा करता है हमारे भारत के साथ, वो भी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ। बाकी देखेंगे एक राज्य है, सॉरी एक देश है, और जो भारत और हमेशा आप नाम सुनते हैं, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले नाम इसी देश का आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला देश कौन सा है, पाकिस्तान। तो आप ये ध्यान से देखेंगे, ये पाकिस्तान जो है ये भारत का पड़ोसी देश है, और कितने राज्यों की सीमा इसके साथ लगती है, तो सबसे पहले लद्दाख हो जाता है, फिर जम्मू कश्मीर हो जाता है, फिर पंजाब हो जाता है, फिर राजस्थान हो जाता है, फिर गुजरात हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान की सीमा ध्यान से देखेंगे तो ऐसे लगती है, यानी अरब सागर से भी लगती है, और साथ ही साथ भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यानी 5 राज्यों के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है हमारे भारत के साथ। अब ध्यान से देखेंगे तो 7 पड़ोसी देश हो गए, जिसमें से एक बांग्लादेश हुआ, एक पाकिस्तान हुआ, एक अफगानिस्तान हुआ, और दूसरा आप देखेंगे अगला नेक्स्ट एक नेपाल है, जो भारत का सबसे मित्र देश है, नेपाल हो गया। इसके बाद आप देखेंगे भूटान है, कौन सा, भूटान है। इसके बाद आप ऊपर देख रहे हैं ये जो जगह छूटी हुई है, ये चाइना है, कौन सा, चाइना देश है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये होता है म्यांमार, क्या होता है, म्यांमार। अब ध्यान से देखिए हमने कितने पड़ोसी देशों को लिख दिया बच्चों, 7। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा चीन, और छठवां म्यांमार, और 7वां बांग्लादेश। क्लियर हो गया, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, अब जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इसी मानचित्र को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आप इतनी चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि और चीज़ें इसमें लिखेंगे तो क्या होगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं हट जा रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से आप वीडियो को रोककर अच्छे तरीके से देखेंगे और लिखेंगे। उसके बाद अभी मैं फिर इसको क्लियर करके इसके आगे की जो जानकारी है उसको मैं फिर से आगे बताता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, हमने इसलिए इसको क्लीन कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे, अभी हमने पढ़ा जो स्थलीय देश हैं वो 7 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये तो स्थलीय हो गए, लेकिन जलीय पड़ोसी देश भी होते हैं, जलीय पड़ोसी देश। अब बात करते हैं जलीय पड़ोसी देश कितने होते हैं, मतलब जो जल के साथ सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। तो आपको पता है इन देशों में से भी कुछ ऐसे देश हैं जो पानी के साथ यानी जल के साथ भी सीमा बना रहे हैं। ध्यान से देखिए पाकिस्तान को, तो ये भी यहाँ पर इसकी सीमा जलीय भी है और स्थलीय भी है, तो एक ये कॉमन हो गया। दूसरा बांग्लादेश जल की भी सीमा है और स्थल की भी सीमा है, तो ये भी हो गया। एक है म्यांमार, इसकी भी जल की सीमा है और स्थल की सीमा है। अब ये ध्यान से देखेंगे तो 3 ऐसे देश हैं जो स्थलीय भी हैं और जलीय भी हैं, तो दोनों में आएंगे। लेकिन इसकी ट्रिक याद करने के लिए आप ध्यान से सुनिएगा। आप सभी के मामा हैं, मामा को क्या बोलते हैं, मामाश्री, ITBP।
ध्यान से रखिएगा, आईटीबीपी में एक नौकरी होती है, सर्विस होती है। तो मान लीजिए आपके मामा आईटीबीपी में नौकरी करते हैं, तो आप उनको क्या आदर से बोलेंगे, मामा श्री आईटीबीपी। याद रहेगा, मामा श्री आईटीबीपी। अभी स्थलीय सीमा के लिए हम कौन से ट्रिक बताए थे बचपन में, भूत। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जलीय सीमा के लिए जो जलीय सीमा भारत के साथ लगाते हैं, मामा श्री आईटीबीपी। तो ये आप ध्यान से देखेंगे, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। माँ 2 बार है, फिर श्री है, फिर आई है, फिर टी है, फिर बी है और फिर पी है। ध्यान से देखिए, इसी को हम अलग अलग कर लेंगे, आपको मिल जाएगा सातों पड़ोसी देश ये भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्थलीय भी पड़ोसी देशों की संख्या 7 है और जलीय पड़ोसी देशों की भी संख्या 7 है। तो माँ से आप देखेंगे म्यांमार, और अभी हम बताए थे जो म्यांमार है ये स्थलीय और जलीय दोनों है। और दूसरा मालदीव, कौन सा, मालदीव। और तीसरा श्री से श्रीलंका। और चौथा आई से इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है। और टी से थाईलैंड, कौन सा, थाईलैंड। और बी से बांग्लादेश, कौन सा, बांग्लादेश। और पी से पाकिस्तान। ध्यान से देखिए, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, ये दोनों आपको दिख रहा है, और एक म्यांमार। देखिए तीनों फिर इसमें आ गए, क्यों, क्योंकि मैं समझाया कि इनकी सीमाएं जलीय और स्थलीय दोनों हैं। तो इसलिए मामा श्री आईटीबीपी, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो याद रहेगा, ये दोनों ट्रिक आपको याद रखनी है। तो अब आप इसको गौर से देखेंगे और अच्छे से देखने के बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम पे हम आपको फिर से अभी करा रहे हैं आगे, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिएगा। चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, आगे अभी कुछ चीज़ें छूटा हुआ है, क्योंकि हम बात भारत की स्थिति और विस्तार की कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक हम सभी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे तब तक अभी सही नहीं होगा। तो इसलिए हमें बात करना है आगे। ये ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे पहले चीज़ आप देख लिए क्या क्या पढ़े हम, अक्षांश और देशांतर, सभी दिशाओं के बारे में, सभी चारों बिंदुओं के बारे में, और हम स्थलीय पड़ोसी देश और जलीय पड़ोसी देश, कौन कौन सा महासागर कहाँ पर है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, ठीक है, किसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, किसकी कम लगती है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भारत के कुछ राज्यों की जो जल के साथ सीमा बनाते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं। तटीय का मतलब समझ रहे हैं, जो पानी के अंदर है, सुन रहे हो, जो पानी के जस्ट पानी के बगल में स्थित है, होता नहीं है जो पानी के किनारे होता है उसे बोलते हैं तटीय। तो जल के किनारे कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थित हैं, ध्यान से देखिए। पानी यहाँ से शुरू है, तो सबसे पहले आपका जो पहला राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। कौन सा होगा, गुजरात। दूसरा इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तीसरा गोवा। चौथा कर्नाटक, कौन सा नाटक, कर्नाटक। आप लोग नाटक नहीं करने लगिएगा, ये क्या है, कर्नाटक। ऐसा लग रहा है ये ऑर्डर दे रहा है, कर्नाटक कर, समझ रहे हैं। तो ये कर्नाटक है। इसके बाद आपका केरल है। और मुझे पता है क्लास 9th के बच्चे जो हैं और 10th के बच्चे जो हैं, जो वीडियो को देख रहे होंगे तो बहुत ही खुश होंगे, है ना। चलिए, तो ये केरल हो गया, और इसके बाद तमिलनाडु हो गया, ये तमिलनाडु हो गया। और इसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश। और इसके बाद उड़ीसा। और इसके बाद पश्चिम बंगाल। ध्यान से देखिए बच्चों, और यहीं से बांग्लादेश आ जाता है, और ये जलीय सीमा जो तटीय सीमा है ये खत्म हो जाती है। गिनेंगे कितने ऐसे राज्य हुए, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9। तो कुल कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, तो 9 राज्य हैं। नाम गिनते हैं, सबसे पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल। एक बार इनकी राजधानी भी क्लियर कर लेते हैं। गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई और नागपुर भी होती है। 2 राजधानियां शीत और ग्रीष्म दोनों के लिए अलग अलग राजधानी है इसकी। गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की अमरावती, उड़ीसा की
उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की कोलकाता। ये ऐसे 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। और कहीं आपसे ये पूछ लिया जाए, ये देखिए कहीं पूछ लिया जाए कि पूर्व की दिशा में कितने ऐसे राज्य जो तटीय सीमा बनाते हैं। देखिए मैंने सीधी लाइन खींच दी, आप पूर्व की तरफ देखेंगे 1 2 3 और 4। तो पूर्व की तरफ कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। और पश्चिम की तरफ 1 2 3 4 और 5। तो ये दोनों मिलके कितना हो गया? 9। तो पूर्व की तरफ 4 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं और पश्चिम की तरफ 5 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। अब बात हम ये करते हैं, ये जो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है इनकी भी सीमा तो तटीय होगी? बिल्कुल होगी। यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप है इसकी भी तटीय सीमा होगी? बिल्कुल होगी। तो इन दोनों की अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। इन 9 राज्यों की जो तटीय सीमा है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितना है, तटीय सीमा की लंबाई कितना है, तो आप लिखेंगे 6100 किलोमीटर। कितना बच्चों? 6100 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत की तटीय सीमा द्वीपों सहित, क्या द्वीपों सहित, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जूम भी कर लेंगे, द्वीपों सहित कुल कितनी लंबाई है, तो ध्यान से देखेंगे ये है 7516 किलोमीटर। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, ध्यान से देखिएगा। अगर पूछता है आपसे तटीय सीमा की लंबाई कितना है, तो आप सीधा सा आंसर करेंगे 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। यदि आपसे इसमें द्वीप लगा देता है, द्वीपों सहित, यदि ये द्वीपों सहित पूछता है तो 7516 किलोमीटर। इतना क्लियर हो गया? ध्यान से देखेंगे, भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर। और यदि तटीय की बात किया जाएगा तो पश्चिम बंगाल से गुजरात तक का ये सीमा होगा। ध्यान से देखिए, ये जो सीमा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है? 6100 किलोमीटर। और यदि इसको भी शामिल कर दिया जाता है, लक्षद्वीप को, अंडमान निकोबार को भी, तो ये हो जाता है 7516 किलोमीटर। सवाल कैसे बनेगा? भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, भारत की तटीय सीमा की द्वीपों सहित कुल लंबाई 7516 किलोमीटर। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखेंगे आगे, आप ध्यान से देखेंगे। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ये ध्यान रखना है कि एक भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है, जिसे हम कौन सी रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा। कौन सी रेखा बच्चों? कर्क रेखा। ध्यान से देखेंगे, ये दिख रहा है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है कि कर्क रेखा से कितने ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ आप लिखेंगे कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य। अब ये ध्यान से देखेंगे, अब कहें तो मैं आधे भारत को मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ? क्लीन कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको समझाना है। और जहाँ से कर्क रेखा गई है मैं उसको छोड़ दिया हूँ वो हिस्सा, क्योंकि अभी देखना है कितने राज्य से जा रही है। कर्क रेखा पर स्थित राज्य, क्या? कर्क रेखा पर स्थित राज्य। तो एक ट्रिक है, आप याद रखेंगे, ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या कर? मित्र पर गमछा झार। अब इसका एक एक आप देखेंगे, सबसे पहला जो वर्ण आया है इससे कौन सा राज्य बनता है, तो ध्यान से देखेंगे। यदि मी से बात किया जाए तो मिजोरम है, क्या है? मिजोरम है। यदि त्रा से बात किया जाए तो त्रिपुरा है, पा से बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल है, रा से बात किया जाए तो राजस्थान है, गा से बात किया जाए तो गुजरात है, माँ से बात किया जाए तो मध्य प्रदेश है, छा से बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ है, झा से बात किया जाए तो
झारखंड है। रा से बात किया जाए तो राजस्थान। देखेंगे बच्चों कितने राज्य हुए। चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे, ट्रिक पर आपको ये ध्यान रखना है। झारखंड में देखेंगे पूरा का पूरा झार ये लिखा हुआ है ना, ये तो झार से झारखंड हो गया हमारा। तो अब ये देखेंगे, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कर्क रेखा जिससे होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत में? 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो अब यहाँ भी देख लेंगे क्रम वाइज। देखिए जब कर्क रेखा प्रवेश करती है तो गुजरात होता है, यहाँ राजस्थान होता है, मध्य प्रदेश होता है, छत्तीसगढ़ होता है, झारखंड होता है और ये पश्चिम बंगाल होता है, और यहाँ पे त्रिपुरा होता है, यहाँ पर मिजोरम होता है। तो इतने राज्य होते हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है, जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। यदि आपसे पूछता है इन 8 राज्यों में किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर ही स्थित है, तो वो झारखंड की राजधानी रांची। कौन सी? रांची। जो राज्य की राजधानी है झारखंड राज्य की रांची सिटी शहर, ये कर्क रेखा पर ही स्थित है। क्लियर हो गया? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं अच्छे तरीके से, और आपको अपने नोट्स में इसको लिखना है, क्योंकि अगर एक बार आप अच्छे से तैयार कर लिए तो आप दोबारा नहीं भूलेंगे। इसलिए आज हमने किन किन पॉइंट के बारे में बात किया इसमें ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अक्षांश और देशांतर, एक ये चीज क्लियर हो गया पहला। दूसरा क्लियर हुआ क्या? सभी बिंदु। तीसरा चीज क्लियर क्या हुआ? पड़ोसी देश। कौन से? पड़ोसी देश। और पड़ोसी देश में 2 तरह की बात हुई, एक स्थलीय और दूसरा जलीय। ये भी देखेंगे, पड़ोसी देश 2 तरह के हैं हमारे पास, एक स्थलीय पड़ोसी देश और दूसरा जलीय पड़ोसी देश। 5वां बात करते हैं हम तटीय राज्य की बात कर चुके हैं। 6वां बात करें तो कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य हैं उनकी बात कर चुके हैं, स्थित राज्य है। इसके बाद आप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इसके रिलेटेड बात कर चुके हैं। ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड हम आप बात कर चुके हैं। अब ध्यान से देखेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो छूट गया है लेकिन हम आपको अभी बता दे रहे हैं। सभी बिंदु में तो हम चारों बिंदु बात कर चुके हैं। बात करते हैं कौन सी दिशा पर कौन सा राज्य है। तो यहाँ होता है उत्तर का राज्य की बात करें तो उत्तर में होता है लद्दाख, तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। इसके नीचे जम्मू कश्मीर, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसके जस्ट नीचे हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो ये भारत का सबसे उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश। दक्षिणी राज्य की बात करेंगे तो तमिलनाडु होता है जो दक्षिणी राज्य है। पूर्वी राज्य की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया। अगर पश्चिमी राज्य की बात करेंगे तो गुजरात। अब ध्यान से देखेंगे, एक चीज हम बात किए थे, जो ये तटीय रेखा यहाँ से यहाँ तक है वो 6100 किलोमीटर है, यानी जल वाली। यदि इन द्वीपों को मिला देते हैं तो 7516 किलोमीटर। अब ये एक चीज ये ध्यान रखेंगे, यदि ये 7516 किलोमीटर हो रही है कौन सी? तटीय सीमा, तो ये जो जमीन वाली है जो यहाँ से छूट रही है जमीन की सीमा, ये वाली, ये पूरा जमीन की सीमा, तो ये भी कुछ ना कुछ सीमा होगी। तो ये जो सीमा है ये है 15,200 किलोमीटर। कौन सी? स्थलीय सीमा, इसको भी याद रखेंगे। स्थलीय सीमा कितने भारत के राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये करती है 18 राज्यों को। 18 राज्यों की सीमा इसके साथ लगा हुआ है स्थलीय सीमा का। क्लियर हो गया? तो इन कुछ पॉइंटों के बारे में हम बात कर चुके हैं, ग्लोब के बारे में बात कर चुके हैं, स्थिति भारत की गोलार्ध में कैसी है इसके बारे में बात कर चुके हैं। ध्यान से आप अच्छे से पढ़ेंगे और कॉपी पेन के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं
अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।